हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जिसमें हमने बात की थी कि बैक्टीरिया कैन शो द ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी। इन टुडे वीडियो वी विल डील अबाउट द रेस्पिरेशन एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया किस किस तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, हमें उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज द रेस्पिरेशन। खाने का तोड़ना और एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी known as रेस्पिरेशन। खाने का टूटना और एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। अब जो खाना टूटेगा उसके टूटने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन है द टू डिफरेंट टाइप्स। द वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। And those organisms who perform the aerobic respiration, they are known as the aerobes. And those organisms, those microbes which show the anaerobic respiration known as the anaerobes. ठीक है, तो यहाँ पर have two major types. Have two major types on the basis of रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेसिस पे जो माइक्रोब्स है वो हमने दो टाइप के बोले हैं। द फर्स्ट वन इज द एरोब्स एंड द सेकंड वन इज द अनएरोब्स। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना तोड़े उसको तुम बोलेंगे एरोब्स, और जो एब्सेंस में ब्रेक डाउन करे नोन एज द अनएरोब्स। ठीक है, तो यहां पर वर्क अंडर एरोबिक कंडीशन नोन एज एरोब्स, और अनएरोब्स किस में काम करेंगे? वर्क अंडर अनएरोबिक कंडीशन। वर्क अंडर अनएरोबिक कंडीशन नोन एज अनएरोब्स बोलते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया उनको हमने फिर फोर मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। तो बैक्टीरिया आर डिवाइड इनटू फोर मेजर कैटेगरी। फोर मेजर कैटेगरी फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेसिस पे यहाँ पर फोर मेजर टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनकी दो मेजर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज द ओब्लिगेट एंड सेकंड वन इज द फैकल्टेटिव। ठीक है, अब इसको भी हम एक और टाइप में डिवाइड कर देते हैं। दिस वन इज द आपका एरोब्स एंड अनएरोबिक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ओब्लिगेट के भी दो टाइप आ जाएंगे, एरोब्स एंड अनएरोब्स। सेम एज इट इज फैकल्टेटिव के भी हम दो टाइप बोल देंगे, एरोब्स एंड अनएरोब्स। ये फोर टाइप है, बट अगर हम सिंपल वे में देखना चाहें तो हम इनको एक एक करके डील कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स। तो पहला टाइप है हमारा ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोब्स। देखिए, ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में काम कर सके, दूसरे कंडीशन में चेंज ना हो पाए, जो सिर्फ एक ही सिचुएशन तक बाउंडेड रहे, उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट बोलते हैं। तो ओब्लिगेट एरोब्स
ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेंगे? एरोबिक कंडीशन में काम करेंगे, अनएरोबिक कंडीशन में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट, और ये स्ट्रिक्टनेस किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन के लिए, यानी कि ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में ही काम करेंगे। ठीक है, तो दीज बैक्टीरिया कैन लिव और survive only in aerobic condition, only in aerobic condition। एरोबिक कंडीशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव ओनली एंजाइम्स, दे हैव ओनली एंजाइम्स फॉर एरोबिक कंडीशन, नॉट फॉर अनएरोबिक कंडीशन। यानी कि कहने का मीन ये होगा कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एंजाइम होंगे, और वो सिर्फ किसके लिए? एरोबिक कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर अनएरोबिक कंडीशन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ये वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करेंगे। ठीक है, तो दे कैन नॉट सर्वाइव और वर्क अंडर absence of oxygen because they don't have any enzyme for it। इसके लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ये एनाएरोबिक कंडीशन में काम नहीं करेगा। और ओब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एरोब्स का एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज बैसिलस सबटिलिस। एग्जांपल इज बैसिलस सबटिलिस, इसका एग्जांपल। ठीक है, ओब्लिगेट यानी कि स्ट्रिक्ट कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करेगा। सेकेंड वन टाइप इज द फैकल्टेटिव, सेकेंड टाइप इज द फैकल्टेटिव यानी कि फ्लेक्सिबल कंडीशन, फैकल्टेटिव अनएरोब्स। फैकल्टेटिव का मीन फ्लेक्सिबल कंडीशन, और ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए आएगी? अनएरोबिक कंडीशन के लिए आएगी। यानी कि इनका जो बेसिक या फिर जो ओरिजिनल मोड है, जो इनका टाइप है, वो कौन सा हो गया? एरोबिक। लेकिन ये फ्लेक्सिबल किसके लिए हो सकते हैं? अनएरोबिक कंडीशन के लिए हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कैसे हो गई? एरोबिक नेचर के लिए, बट फैकल्टेटिव या फिर फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे किसके लिए? अनएरोबिक कंडीशन के लिए करेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके अंदर एंजाइम है दोनों चीजों के लिए। एरोबिक कंडीशन के लिए एंजाइम ज्यादा है और अनएरोबिक कंडीशन के लिए एंजाइम कम है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ये अनएरोबिक कंडीशन में भी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड टाइप आ गया, दैट इज द फैकल्टेटिव अनएरोब्स। तो यहां पर बोल दें हम नॉर्मली या फिर बेसिकली दे आर एरोबिक इन नेचर। कैसे नेचर के हैं? एरोबिक नेचर के हैं। प्लीज टर्म को देख के कंफ्यूज मत होना कि फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो ये एनारोब्स है ना। जो टर्म इधर लिखी होगी उसका जस्ट अपोजिट नेचर यहाँ पर होगा। जैसे अनएरोब्स लिखा हुआ है तो ये कैसे हैं? एरोबिक नेचर के। ठीक है, तो दे आर नॉर्मली एरोबिक इन नेचर एंड दे आर कैपेबल टू स्विच ओवर, स्विच ओवर का मतलब चेंज हो जाना, टू अनएरोबिक मोड। अनएरोबिक मोड के लिए भी क्या हो सकते हैं? स्विच ओवर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? टू गेट द एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, टू गेट द एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए इनको एनर्जी चाहिए,
तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, अनएरोबिक कंडीशन से आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज सुडोमोनास। सुडोमोनास, तो इसके अंदर जो बेसिकली एंजाइम होंगे वो किसके लिए होंगे, एरोबिक कंडीशन के लिए होंगे, पर थोड़े बहुत एंजाइम किसके लिए होंगे, अनएरोबिक कंडीशन के लिए भी होंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड दे आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर अनएरोबिक कंडीशन। अनएरोबिक कंडीशन के लिए भी इनमें एंजाइम होंगे, तो ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली कैसे होंगे, ये एरोबिक नेचर के होंगे। ये लाइन बहुत जरूरी है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। पूछते हैं तो बच्चे सिर्फ ऊपर वाले टर्म को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनएरोब है तो अनएरोबिक होगा, जबकि टर्म जो इधर दे रखी होगी उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, थर्ड वन टाइप इज द obligate anaerobes। थर्ड वन टाइप इज द obligate या फिर स्ट्रिक्ट anaerobes। ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट के सामने जो भी टर्म दे रखे हो उसका बेसिक नेचर वही होगा। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोब्स, तो कैसे थे, एरोबिक नेचर के थे। बट यहाँ पर दे रखा है ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स, तो बेसिकली किस नेचर के होंगे, अनएरोबिक नेचर के होंगे, और ये एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एरोबिक कंडीशन में काम करने वाले एंजाइम क्या हैं, एब्सेंट है। ठीक है, तो these bacteria, these types of bacteria respire only in anaerobic condition, only in anaerobic condition। इनकी जो ग्रोथ है वो एरोबिक कंडीशन में नहीं होगी, एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन। अब इसका रीजन भी क्या होगा, क्योंकि इसमें जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम इधर के होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई भी एंजाइम नहीं होगा, तो इसलिए ये टोटली किस में रहेंगे, अनएरोबिक कंडीशन में ही रहेंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो भी कैसे निकलेगी, कम निकलेगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी as compared to aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर कौन सा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो एनर्जी की अमाउंट भी क्या होगी, इधर कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम में है, इट कॉज द फूड पॉइजनिंग। जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं उनमें फूड पॉइजनिंग करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर कौन सी कंडीशन होती है, अनएरोबिक कंडीशन हो जाती है। तो जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं, फूड आर्टिकल्स होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट के बाद उनमें फाउल स्मेल आने लगती है, तो वहां पर पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन टाइप इज द फैकल्टेटिव एरोब्स। लास्ट वन टाइप, फोर्थ टाइप, दैट इज फैकल्टेटिव या फिर फ्लेक्सिबल
एरोब्स। तो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा था, सेकंड पॉइंट में, कि जो टर्म इधर लिख रखी है उसी के लिए क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो एरोब्स लिखा हुआ है तो ये एरोबिक कंडीशन के लिए क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। लेकिन बेसिकली ये कैसे होगा, अनएरोबिक नेचर का होगा। ठीक है, तो नॉर्मली या फिर बेसिकली दे आर अनएरोबिक इन नेचर। कैसे नेचर के हैं, अनएरोबिक नेचर के हैं। बट दे आर कैपेबल टू, but they are capable to survive under aerobic condition। लेकिन ये एरोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन आ गई तो उसके अंदर भी ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मोस्टली जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, दे आर फैकल्टेटिव एरोब्स इन नेचर। ये पॉइंट जरूरी है काफी कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब्स। कैसे हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स नेचर के। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका, पढ़ा था हमने फैकल्टेटिव के अंदर, दैट इज क्लोरोबियम। एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरिया का क्लोरोबियम। तो यहां पर ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको डिवाइड करवा देता हूँ टॉपिक ये, कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे रिलेट किया है। सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करी है, तो डेफिनेशन में बोला था कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी नोन एज द रेस्पिरेशन। खाने का टूटना और एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। हर एक जिंदा चीज में रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस कंडीशन में काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने 2 तरह के माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म बोले। द फर्स्ट वन इज द एरोब्स एंड द सेकंड वन इज द अनएरोब्स। तो हमें बैक्टीरिया की बात करनी है मोनेरा के अंदर, तो हम माइक्रोब्स वर्ड यूज करेंगे। तो दोज माइक्रोब्स विच वर्क अंडर द एरोबिक कंडीशन नोन एज द एरोब्स, दोज माइक्रोब्स या बैक्टीरिया विच वर्क अंडर द अनएरोबिक कंडीशन नोन एज द अनएरोब्स। यहाँ पर 4 मेजर टाइप्स थे, लेकिन उससे पहले हमने 2 टाइप्स देखे थे, ओब्लिगेट एंड द फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर काम करे, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करे, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा ओब्लिगेट। जो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे, जो फ्लेक्सिबल हो जाए, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फैकल्टेटिव। अभी हमने देखे थे ओब्लिगेट एरोब्स, जो टोटली एरोबिक कंडीशन में काम करेंगे, ओब्लिगेट अनएरोब्स, जो टोटली अनएरोबिक कंडीशन में काम करेंगे। इसी तरीके से फैकल्टेटिव एरोब्स तो होंगे कैसे, ये अनएरोबिक कंडीशन के होंगे नॉर्मली, बट एरोब्स के लिए, एरोबिक कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एडजस्ट कर जाएंगे। सेम एज इट इज फैकल्टेटिव अनएरोब्स। बेसिकली ये कैसे होंगे, एरोबिक नेचर के होंगे, बट अनएरोबिक कंडीशन के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स की डेफिनेशन देखी कि नॉर्मली कैसे होंगे, एरोबिक नेचर के, बट इनके अंदर जितने भी एंजाइम थे एनारोबिक के लिए, वो सारे के सारे के होंगे एब्सेंट। यहाँ पर एंजाइम आ गया, दैट इज बैसिलस सबटिलिस। दूसरा टाइप है फैकल्टेटिव अनएरोब्स। बेसिकली कैसे होंगे, एरोबिक नेचर के, लेकिन एरोबिक कंडीशन के लिए भी एडजस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाए आपका सुडोमोनास। थर्ड है ओब्लिगेट अनएरोब्स, तो यानी कि ये टोटली अनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करेंगे। एरोबिक कंडीशन के लिए जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे क्या होंगे, इधर एब्सेंट होंगे। आपका एग्जांपल आ गया यहाँ पर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम विच कॉज द फूड पॉइजनिंग, एंड लास्ट वन इज द फैकल्टेटिव या फिर फ्लेक्सिबल एरोब्स। तो बेसिकली किस नेचर के,
होंगे ये एरोबिक, बट अनएरोबिक कंडीशन के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। तो एग्जांपल आ जाएगा क्लोरोबियम। तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन का टाइप कंप्लीट। नेक्स्ट वन हम डील करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन इट्स टाइप। नाउ थर्ड मेजर प्रोसेस दैट इज द रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने दो मेजर प्रोसेस पढ़े हैं बैक्टीरिया के अंदर। द फर्स्ट वन वाज द न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन वाज द रेस्पिरेशन। नाउ थर्ड वन टाइप इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेन ability to produce the new organism of the same type species is known as the reproduction। खुद की जैसी प्रजाति के खुद के जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले एबिलिटी टू या फिर प्रोसेस टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड स्पीसीज या फिर ओब्लिक करके ओन टाइप। खुद की जैसी स्पीसीज का या खुद के जैसा एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज द हेटेरो टाइप। पहला टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द सेक्सुअल। ये यहाँ पर हम डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैक्टीरिया के केस में डील करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। ए सेक्सुअल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, गैमेट ना बने और ना ही गैमेट जुड़े, तो उसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ए प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट, दैट इज नोन एज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए प्रोसेस in which single parent is involved and formation of new organism take place without गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। ना तो यहां पर गैमेट की फॉर्मेशन होगी और ना ही वहां पर फ्यूजन होगा। और तब की हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दें तो यहां पर टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, दो पेरेंट्स से ही। यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगा और गैमेट फॉर्मेशन भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन बोल देंगे, ए प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर यूज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट, दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट होगा, ना गैमेट बनेंगे ना ही फ्यूज होंगे। ठीक है। बैक्टीरिया के केस में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल टोटली क्या होगा? अब्सेंट, बट उसका जो प्रिमिटिव टाइप है, जो पहले वाला टाइप है पैरासेक्सुअल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं bacteria mainly show asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction। ठीक है। but sometime they also show parasexual reproduction। Parasexual is the primitive type of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलते कि नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने से पहले क्या था? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो बैक्टीरिया भी वही फॉलो करते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज टोटली एब्सेंट, बट पैरासेक्सुअल में वहां पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं, ट्रू
sexual reproduction is totally absent in Monera Kingdom. मोनेरा किंगडम में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली क्या होगा? absent. उसकी जगह पर कौन सा मिल जाएगा? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा. तो हमें बात करनी है सबसे पहले किसकी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम टाइप पे आ जाते हैं. दैट इज फर्स्ट टाइप, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बैक्टीरिया में. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से. तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस different types of asexual spore. अलग अलग तरह की स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्पोरेंजियोस्पोर, second type is the oidia, conidia and endospore. ये लगभग सारे के सारे नाम आप फंजाई के अंदर भी पढ़ोगे. ठीक है, बट बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज बाइनरी फिजन. बट मोस्ट कॉमन टाइप इज बाइनरी फिजन. जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है बाइनरी फिजन, जिसमें एक बैक्टीरिया टूटेगा और दो बैक्टीरिया की फॉर्मेशन कर देगा. दैट इज बाइनरी फिजन. ठीक है, और ये जनरली कब होगा? तब सुटेबल कंडीशन होगी. बाइनरी फिजन, BIF का मतलब दैट इज बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल बोल दे या फिर सुटेबल कंडीशन बोल दे. तो वहां पर टेम्परेचर, नरिशमेंट, मॉइस्चर हर एक चीज क्या होगी? वहां पर फेवरेबल होगी. ठीक है, कौन कौन सी चीजें? जैसे कि मॉइस्चर सुटेबल हो, टेम्परेचर सुटेबल हो, न्यूट्रिएंट सुटेबल हो. अगर ये सभी ऑप्टिमम है तो वो बाइनरी फिजन शो करेगा. लगातार नंबर बढ़ते हुए जाएंगे एंड लार्ज पॉपुलेशन गेट फॉर. ठीक है, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो वहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आते जाएंगे और उनकी ग्रोथ रुकती जाएगी. ठीक है, तो ड्यू टू देयर हाई नंबर देयर ग्रोथ गेट स्टॉप. अगर ज्यादा ग्रोथ हो गई तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. अगर ज्यादा नंबर में हो गए तो खुद के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा. जैसे मान लो पॉपुलेशन अगर किसी एरिया की ज्यादा हो जाए तो वहां पर बीमारी होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे. स्टारवेशन, भूखमरी कंडीशन भी ज्यादा हो जाएगी. रोजगार की भी कमी आ जाएगी. तो लगभग ऐसी कंडीशन यहाँ पर रहती है कि तब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बाइनरी फिजन से. तो वहां पर क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है? पहला, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा. शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा. दूसरा हो जाएगा लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो खाना है वो कम हो जाएगा. और तीसरा है कि जो वेस्ट मेटेरियल है वो लगातार एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. वेस्ट प्रोडक्ट गेट एक्यूमुलेट. तो जो टॉक्सिसिटी कोज कर देंगे तो वो भी उसके डेथ के लिए होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, और बैक्टीरियोफेज भी इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो वायरस है वो भी इजीली वहां पर डेवलप हो सकते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज
बैक्टीरियोफेज का मीन वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करे, दैट इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज। तो ये सारे के सारे रीजन हो गए। जैसे जैसे बाइनरी फ्यूजन होगा उनके नंबर तो बढ़ेंगे, बट एक टाइम के बाद में तब उनके नंबर बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो खुद की ही ग्रोथ उधर की हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्रोथ कम होने का रीजन आपके सामने कि अगर ज्यादा नंबर में तो फूड की कमी हो जाएगी, स्पेस की भी कमी हो जाएगी, वहां पर स्पेस भी नहीं बचेगा, न्यूट्रिएंट क्वालिटी कम हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। और अगर बैक्टीरिया ग्रुप में है तो वहां पर वायरस बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, नॉन एज द बैक्टीरियोफेज, वो भी इजिली वहां पर इन्फेक्शन करेगा और उसकी डेथ कर देगा। ठीक है, तो ये है आज के वीडियो का, जिसमें हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का बेसिक, और दूसरी हमने बात करी यहाँ पर रेस्पिरेशन के टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बाइनरी फ्यूजन एंड द एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।